गवर्नमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई है। लगभग 18,000 पोस्ट हैं, 18,000 के अराउंड लगभग पोस्ट है, सभी के सभी परमानेंट पोस्ट हैं। अगर आप देखेंगे तो 18,000 के अराउंड परमानेंट पोस्ट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्नातकों के लिए, ग्रेजुएट के लिए। ऐसी वैकेंसीज, इतने बड़े नंबर पर वैकेंसीज आसपास के सालों में अगर आप देखेंगे तो कभी देखने को मिला ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी आप देखेंगे कि ये मूर्त 10 साल में बना, ऐसा योग 10 साल बाद बन रहा है, तो कुछ इस तरीके का ही सीन है। 17,000 प्लस वैकेंसीज हैं, अराउंड 18,000 वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट स्थायी जॉब ग्रेजुएट्स के लिए, स्नातकों के लिए। गोल्डन चांस है, एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई, तो जो हाइलाइट्स हैं वो वीडियो में आपके लिए कवर कर दिए जाएंगे। अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता इस जॉब के बारे में तो डिटेल्स कुछ वीडियो से ले लें और बाकी फिर आप पीडीएफ से भी, एडवर्टीजमेंट पीडीएफ से भी चेक कर सकते हैं। पोस्ट क्योंकि अलग अलग रहती है इसलिए सैलरी अलग अलग रहेगी, लेकिन 65,000 तक सैलरी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसीज ही देख लेंगे। पेज नंबर 3 पर जो खुद वैकेंसीज देखना चाहते हैं, देयर आर अप्रॉक्स 17,727 वैकेंसीज टेंटेटिवली। 17,727 पोस्ट हैं लगभग, जिनकी की कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज डिटेल्स भी दी हुई हैं। तो फिलहाल बात कर रहे हैं एसएससी की तरफ से जो हर साल एक रिक्रूटमेंट आती है, फिक्स रिक्रूटमेंट, उसकी बात कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल 2024 नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई है। तो बात हो रही है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 का। नाम ही इसका ग्रेजुएट लेवल है, तो मतलब यहाँ पर स्नातक अप्लाई कर सकेंगे। 2 या 3 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें कि कुछ खास अगर ग्रेजुएशन है सब्जेक्ट में तो वो अप्लाई करेंगे। बाकी सभी पोस्ट के लिए, जितने भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के लिए कोई भी स्नातक किसी भी विषय से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जो भी पॉसिबल है। आजकल ग्रेजुएशन भी बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशन में होते हैं, तो किसी भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया, स्नातक की डिग्री है, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकेंगे। तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, 109 पेजेस की है। कुछ चीजें तो आप खुद भी पढ़ेंगे, लेकिन हाईलाइट्स जो है वो मैं कवर कर देती हूँ। 24 जून से आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने की बात है, जो कि पूरे 1 महीने का वक्त आपको मिलेगा, 24 जुलाई 2024 तक। 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट की डेट 25 जुलाई रहेगी। करेक्शन विंडो ओपन होगा, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं करेक्शन के बारे में कहूंगी कि करेक्शन जो है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप नहीं कर पाएंगे। करेक्शन के लिए कुछ चार्जेस रहेंगे, 200 वगैरह। तो फॉर्म ही इस तरीके से भरे कि करेक्शन की जरूरत ना पड़े। फिर भी अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो 10th अगस्त से लेकर 11th अगस्त तक आपको करेक्शन का भी वक्त मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, तो एक एग्जाम होगा और एक और एग्जाम होगा, तो उसे टीयर 1 बुलाते हैं, और टीयर 2 एग्जाम। तो 2 एग्जामिनेशन होंगे, टीयर 1 एंड टीयर 2, दोनों कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे। दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तुक्के नहीं मार सकते। तो जो सीरियसली तैयारी करेंगे उनका ही होगा, तुक्के मारने का कोई चांस नहीं रहेगा। सितंबर अक्टूबर में टीयर 1 एग्जामिनेशन हो जाएगा, और इसके बाद जो है दिसंबर 2024 में फाइनल एग्जाम, टीयर 2 एग्जाम, सेकेंड एग्जाम जो है वो हो जाएंगे। अब इसमें पोस्ट जो है वो अलग अलग टाइप के रहेंगे। एक पोस्ट जो हमेशा आया करती थी ऑडिट ऑफिसर करके, वो लेवल 8 की, वो इस बार नहीं है, ये एक बड़ा चेंज है। बाकी जो है लेवल 7 पर काफी सारे पोस्ट हैं, आप देखेंगे अलग अलग पोस्ट रहते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें, आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 30 इयर्स है। किसी में 18 to 30 इयर्स, 30 वर्ष, 18 साल या 20 साल ग्रेजुएशन होते होते तो वैसे भी लग ही जाते हैं। तो किसी में 20 to 30 इयर्स है, किसी में 18 to 30 इयर्स है। ये जनरल के लिए, ये जो एज की बात हो रही है जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात हो रही है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगी। ग्रुप बी की पोस्ट है सभी की सभी, और इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बेसिकली इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, और इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर, ये सारे पोस्ट हैं इसमें। फिर पे लेवल 6 पर भी काफी सारी जो है ना, ये पीडीएफ अपने आप क्रैश हो जा रहा है, पता नहीं क्यों बार बार क्रैश हो रहा है। अब इसमें जो है लेवल 7 में अगर आप देखेंगे 44,900 की बेसिक पे है, तो इस पे सैलरी, अभी तो डीए फिर से बढ़ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की डीए फिर से रिवाइज हो गई, तो 65,000 के अराउंड सैलरी बनने वाली है।
पे लेवल 6 पर काफी सारे पोस्ट है, इसमें भी फिर से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर और काफी सारे अलग अलग है। इसके लिए अपर एज लिमिट 30 इयर्स है मिनिमम, किसी किसी में 32 भी है, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो ये स्टैटिस्टिकल लिख दिया, मतलब इसमें स्टैटिस्टिक्स मांगेंगे जरूर। 35,400 की बेसिक पे है, तो आपकी सैलरी आराम से 52, 54, 55 के अराउंड बन जाएगी। अब लेवल 5 के कुछ पोस्ट है जिसमें ऑडिटर और अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट, अपर एज लिमिट, ये जो अपर एज लिमिट ये मैं बता रही हूँ यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, वो एंड में डिस्कस कर लेते हैं। 29,200 की बेसिक पे, मतलब लगभग 30,000 की बेसिक पे है, तो 42, 44,000 आपकी मंथली सैलरी स्टार्टिंग बनने वाली है। ग्रुप सी की पोस्ट है। और भी पोस्ट है, पे लेवल 4 जो है पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर, तो काफी है। इसमें टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, इसमें भी ये भी ग्रुप सी के लिए 18 to 27 ईयर्स इसकी एज लिमिट रहने वाली। इसके ऊपर जो डिस्कस किया था पे लेवल 6 ग्रुप बी की पोस्ट है, और इसके भी ऊपर जो पोस्ट डिस्कस किया था वो भी ग्रुप बी की पोस्ट है। तो इसमें ग्रुप ए की फिलहाल पोस्ट नहीं है, पर सैलरी सबकी अच्छी बनेगी। मेन है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो सैलरी तो बढ़ने ही वाली है, रिटायरमेंट तक तो लाखों तक सैलरी हो जाएगी। न्यू पेंशन स्कीम है तो पेंशन भी मिलेगा। देयर आर अप्रॉक्स 17,727 वैकेंसीज, तो ये वैकेंसीज की बात होगी। रिजर्वेशन, एज क्राइटेरिया वगैरह भी देखेंगे। अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट जो है वो कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 को बेस लेके आप एज कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें जैसे आपको एज लिमिट नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो पेज नंबर 5 पे देखें कि जिसमें एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है, उसमें 2 डेट दिए हुए हैं। ये डेट के बीच आपका बर्थ होना अगर है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे किसी के लिए एज लिमिट 20 to 30 ईयर्स लिखी है, आपको कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या इन दोनों जो डेट ऑफ, मतलब ये जो ईयर्स दिए हुए, ये जो डेट दी हुई है, इसके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके लिए आप पेज नंबर 5 ठीक तरीके से एज की कैलकुलेशन, बॉर्डर लाइन पे जिनके उनको थोड़ा रहता है ना कैलकुलेशन का प्रॉब्लम, जिनका बीच में है वो तो ठीक है, जैसे कि 27 आपकी एज 24 है, 23 है, तो फिर वो अलग बात है। जिनकी बॉर्डर लाइन पे उनको थोड़ा सा रहता है समझने का प्रॉब्लम, तो पेज नंबर 5 ठीक से देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगी। एज में रिलैक्सेशन की बात भी ठीक से समझेंगे। अगर आप SC ST का, अब ये डिपेंड करता है आपके पास सर्टिफिकेट प्रॉपर है कि नहीं। सर्टिफिकेट वगैरह के लिए नीचे काफी सारे एनेक्सियर वगैरह दिया होगा, उसमें आप देख सकते हैं, तो प्रॉपर आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। SC ST कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करेंगे और बिलोंग करते हैं, तो आप जो भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसमें 5 इयर्स की ऊपरी आयु सीमा में, ये जो एज में छूट मिलती है, एज में रिलैक्सेशन मिलती है, ये ऊपरी आयु सीमा में मिलती है। तो अपर एज लिमिट में 5 इयर्स जोड़ दें आप, SC ST कैटेगरी से अगर हैं। OBC कैंडिडेट है तो 3 इयर्स जोड़ दें। PWD कैंडिडेट अगर हैं जनरल तो 10 इयर्स, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी छूट मिलेगी, एक सर्विसमैन को भी मिलती है। अब अगर बात करते हैं कि महिलाओं को, तो महिलाओं को अलग से छूट नहीं है, लेकिन ऐसी महिलाएं जो कि डिवोर्स्ड वीमेन हैं या विडोज हैं, वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, उनके लिए 35 इयर्स अपर एज लिमिट है सभी पोस्ट के लिए। और अगर SC ST कैंडिडेट हैं, ऐसी महिलाएं जो विडो हैं या डिवोर्स्ड वीमेन हैं या वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, तो उनके लिए 40 इयर्स अपर एज लिमिट है। तो महिलाओं, कुछ महिलाओं के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है बेसिकली, और इसके बाद जो खास खास चीजें हैं वो हाईलाइट है, वही कवर करेंगे कि 109 पेजेस पढ़ना या बताना पॉसिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ पर दिया हुआ है, काफी सारे एनेक्सियर्स दिए होंगे अलग अलग जिन कैटेगरी के लिए या और भी चीजों के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एक पोस्ट है, और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि इसमें तो स्टैटिस्टिक्स चाहिए, और रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये जो पोस्ट है, ये 3 पोस्ट है, इनके लिए क्वालिफिकेशन अलग है। बाकी सभी पोस्ट, ये जो 3 पोस्ट है स्टैटिस्टिक्स जिसमें लिखा हुआ है, और एक में जो ह्यूमन राइट्स वगैरह है, रिसर्च असिस्टेंट, इसके लिए क्वालिफिकेशन ऑफ कोर्स अलग है। बाकी सभी के लिए कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं।
कोई भी स्नातक, किसी भी विषय से स्नातक, किसी भी स्पेशलाइजेशन से स्नातक अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर सवाल आता है कि आप फाइनल ईयर में हैं, तो क्या फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं? फाइनल ईयर वाले अप्लाई तभी कर पाएंगे इस कंडीशन के साथ में कि जो उनकी मार्कशीट आ जानी चाहिए कि वो पास हो गए हैं 1 अगस्त 2024 तक। मतलब अगर आ जाता है रिजल्ट आपका कि आप पास हो गए, अगर आपको लग रहा है ऐसा इस डेट तक रिजल्ट डिक्लेयर हो सकते हैं, तभी अप्लाई करें। तो फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इस कंडीशन के साथ कि 1 अगस्त 2024 तक आप का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ग्रेजुएशन में परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी प्रतिशत अंक के साथ आप स्नातक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। सिर्फ अगर बात कर लेते हैं रिसर्च असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए, इसमें भी बैचलर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिजायरेबल में डाला है कि अगर लॉ वाले वगैरह रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ये 1 साल का एक्सपीरियंस। ये डिजायरेबल में, नॉट मैंडेटरी। इसमें भी एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि जो डिजायरेबल होता है वो जरूरी नहीं होता, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर रिसर्च रहेगा काम, तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, तो लॉ, ह्यूमन राइट्स या रिसर्च में काम किया है तो अप्लाई करें। इसके ऊपर एक और पोस्ट है जिसमें कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट चलेगा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स उसमें एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो और स्टैटिस्टिक्स आपने 3 साल पढ़ा हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एक पोस्ट है जिसमें कि बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं 60% या अबव मार्क्स के साथ इन एनी सब्जेक्ट एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। तो 12वीं में अगर 12th पढ़ा है आपने, 12वीं में 12th में मैथ्स अगर पढ़ा है अगर, और बैचलर डिग्री 60% या अबव मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर किसी भी सब्जेक्ट से है और स्टैटिस्टिक्स से एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। और पीडीएफ बार बार क्रैश क्यों कर रहा है? इसके बाद फी के डिटेल्स देखेंगे। फी की डिटेल्स हैं, फीस ज्यादा नहीं रहती है इसमें। हाउ टू अप्लाई आ गया है। हाउ टू अप्लाई के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा और उसके बाद फिर जो है आप बाकी की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फी अगर देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 13 विजिट कर लें। इसमें ऑल फीमेल कैंडिडेट, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जम्प्टेड, उनको एग्जाम्प्ट किया गया एप्लीकेशन फीस से। और बाकी जितने मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट हैं जितने जनरल कैंडिडेट, मेल जनरल कैंडिडेट OBC एंड EWS कैटेगरी के, उनके लिए 100 रुपीज है, नॉन रिफंडेबल है। 25 जुलाई तक आपको ऑनलाइन फी पेमेंट कर देनी है। पेज नंबर 15 पे कुछ खास चीजें लिखी है वो देख लेते हैं। करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन के लिए भी चार्जेस हैं, ऐसा रहेगा 2 दिन ही रहेगा करेक्शन के लिए। यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ₹200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग करेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मतलब बार बार करेंगे आप, फिर से करेक्शन करेंगे तो 500 रुपया, नहीं तो एक बार करेंगे तो 200 रुपीज। तो ऐसा फॉर्म फिल करें कि करेक्शन की जरूरत ना रहे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो देखना चाहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को रहता है ये सेंटर कहाँ पर दिया है, तो काफी सारे सेंटर्स बनाए गए ऑल ओवर इंडिया। तो पेज नंबर 15 से आप देखना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 15 से हर कोड के साथ दे दिया गया है हर स्टेट में कितने कितने सेंटर्स हैं, तो वो आप पेज नंबर 15, 16, 17 चेक कर लें तो आपको वो पता चल जाएगा। एग्जामिनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? Tier 1 एग्जाम होगा और Tier 2 एग्जाम रहेगा। इसमें मैंने पहले ही बताया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। Tier 1 में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 1 आवर का टाइम मिलेगा आपको। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा क्योंकि कंप्यूटर पर है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे, बाइलिंगुअल रहेगा। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं या हिंदी में किसी में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं। अब जो इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेंगे। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, 0.50 मतलब आधा मार्क कट जाएगा। Tier 2 एग्जामिनेशन है तो Tier 2 में पेपर 1 है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 है। इसमें 1 आवर फॉर ईच सेक्शन दिया जाएगा क्योंकि इसमें सेशन 1 है 2 घंटा 15 मिनट का। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 है। फिर सेक्शन 2 में फिर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 है जिसमें इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। सेक्शन 3 में कंप्यूटर की नॉलेज है।
फिर सेशन 2 में फिर और एक है सेक्शन 3, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, तो ये भी एक है। फिर पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स, तो इस तरीके से काफी सारा है इसमें। पेपर 1 पेपर 2 होगा, पेपर 1 में सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, काफी इसमें थोड़ा समझने जैसा है। तो ये आप पेज नंबर 18-19 चेक कर सकते हैं। सब में क्वेश्चंस दोनों भाषाओं में पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहने वाली है। और ये खास चीजें मैंने आपके लिए डिस्कस कर दी। अभी चलिए चलते हैं स्टाफ सिलेक्शन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर अप्लाई लिंक दी होती है, जो भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। और नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024, मुझे लग रहा है कि कुछ चीज अगर मिस कर दी हो तो आप पढ़ लें, क्योंकि काफी सारी चीजें लिखी हुई थी। मैंने फीस बताया आपको और एग्जाम का पैटर्न बताया, बाकी क्या क्या पोस्ट हैं, क्या सैलरी हो सकती है, एज क्राइटेरिया कहाँ पर चेक करें, जो जो खास चीजें मुझे ध्यान में आया मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा भी कोई चीज है तो वो आप चेक कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप विकिपीडिया से ले सकते हैं या मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप ले सकते हैं। नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, डिस्क्रिप्शन